सहायता देता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यूजिंग टर्म्स लाइक चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज इंस्टेड ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह का एक सवाल जो है पिछली बार मतलब इन शब्दों को यूज करके, तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देगा, जिसपे हम बात करेंगे कौन से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको मिलेगी इससे। सीखने में अक्षम बच्चे के बजाय सीखने की अक्षमता रखने वाले बच्चे जैसे शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित को दर्शाता है। तो अब ये लैंग्वेज का खेल है। कई लोगों को लगेगा दोनों सेम बात तो है, सेम बात नहीं है ना, अलग है हम। देखिए कैसे, यूजिंग टर्म्स लाइक चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चे लर्निंग डिसेबल्ड नहीं है, समझ रहे हो? लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये कहना मतलब बच्चे ही डिसेबल्ड है। और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, मुझे बुखार हो गया, मैं बुखार बंद थोड़ी गई। अगर आप किसी दिन सिक महसूस कर रहे हैं तो आप सिक ही थोड़ी, आपकी आइडेंटिटी थोड़ी है सिक होना या बीमार होना, ठीक है ना? तो सीखने में अक्षमता रखने वाले बच्चे हम यूज करते हैं, ना कि ये कहेंगे कि सीखने में अक्षम बच्चे कि सीख ही नहीं सकते, डिसेबल्ड हैं। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, बच्चों को डिसेबिलिटी है इसका मतलब ये नहीं बच्चे डिसेबल्ड हैं। बच्चे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बच्चे 50 तरीके से उनको सिखाया जा सकता है, लर्निंग डिसेबल्ड नहीं हो गए वो, क्या वो सीख ही नहीं सकते? तो ये एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट है, एक इक्विटी वाली या एक बेहतर पैरिटी वाली भाषा का हम इस्तेमाल यहां कर रहे हैं। सेंसिटिव लैंग्वेज है ये, मानवाधिकार दृष्टिकोण है यहाँ पे। ये डेफिसिट अप्रोच हो जाती है यदि हम ये कहते कि चिल्ड्रन लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन अगर हम लिख रहे हैं तो ये डेफिसिट अप्रोच है कि हम बच्चे में कमी ढूंढ रहे हैं, है ना? चैरिटी मॉडल, मेडिकल मॉडल नहीं, ये ह्यूमन राइट्स मॉडल है कि हम मानवाधिकार को सुरक्षित कर रहे हैं उन बच्चों के भी जिनको अक्षमताएं हैं। बच्चों को अक्षमताएं, बच्चे अक्षम नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, मोस्ट सुटेबल असिस्टिव डिवाइस फॉर विजुअली इंपेयर्ड लर्नर्स, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त सहायक उपकरण, तो वो होता है टैक्टाइल मटेरियल। और टैक्टाइल मटेरियल का उदाहरण क्या है यहाँ पे? जिस मटेरियल को टच और फील किया जा सके। टच और फील किस मटेरियल को किया जा सकता है भाई? बिल्कुल 86% लोग सही जवाब दे रहे हैं। ब्रेल डिस्प्लेज आप यूज कर सकते हैं बच्चे की डेस्क पे भी, जिसमें वो टच और फील करके पढ़ पाए, है ना? ब्रेल लिपि, अभी मैं देख रही थी हमारी लिफ्ट में जो है ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया गया है। मैंने पिक्चर भी एक ली, मेरे पास पड़ी होगी कहीं। तो होता है ना, फ्लोर्स होते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर, तो हर एक फ्लोर पे और अच्छी जगहों पे, मतलब जहां पे थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी है, संसाधन है, वहां ये चीज आ गई है। मैंने कई लिफ्ट्स में देख ली है अब कि लिफ्ट के बटन्स पे एक ब्रेल लिपि भी बनी हुई है। ब्रेल लिपि में भी चीजें लिखी हुई हैं, जिससे एक व्यक्ति जो नहीं देख सकता वो भी टच करके फील करके बटन दबा पाएगा कि मुझे इस फ्लोर पे जाना है। तो ब्रेल लिपि यानी ब्रेल डिस्प्ले मतलब टच एंड फील मटेरियल, जो बच्चा देख नहीं सकता वो टच और फील करके पढ़ पाए। ये 6 डॉट बेस्ड होती है, लुई ब्रेल ने इसको बनाया था, आप ईवीएस में पढ़ते भी हैं। साइन लैंग्वेज हम डेफ और डम बच्चों के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ना वो बोल मूक बधिर बच्चों के लिए, ठीक है, विजुअली इंपेयर्ड के लिए बेस्ट है, जरूरी नहीं है। स्पीच थेरेपी जिन लोगों को या जिन बच्चों को भाषा से संबंधित विकार है उनके लिए इस्तेमाल में लाई जाती है ना। हियरिंग एड जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत है उनके लिए बेहतर रहेगा। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, देखना कितने लोगों ने सही जवाब दिया। बहुत पीछे चला गया क्या क्वेश्चन? हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, टू सपोर्ट लर्नर्स विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एक बच्चे हैं कुछ जिनको एएसडी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में वैसे तो कई सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, बट जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको हम जनरली देखते हैं कि वो चीज़ें रिपीट करते हैं रूटीन में या आसपास सराउंडिंग में। अगर उनके बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है या वो सीख नहीं सकते, ठीक है ना। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, बार बार सेम बात रिपीट करते हैं, सोशली बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं करते, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करने में कंफर्टेबल नहीं रहते समाज में इंटरेक्शन में, ठीक। तो अगर हम देखें तो यूज एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, अमूर्त भाषा का प्रयोग करना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है कि बच्चों को समझ ही नहीं आ पा रही ऐसी भाषा। मेंटेन प्रिडिक्टेबल रूटीन्स, ये एक पॉजिटिव बात हो सकती है कि एक बच्चा जो ऑटिस्टिक है उसके लिए रूटीन आप बार बार चेंज मत करिए। इवन उसका रूम भी अगर है तो आप हर रोज ये मत कीजिए कि कल बेड यहाँ लगाया था, परसों टेबल वहां लगाई थी, चेंज करते रहे रोज। तो ज्यादा चेंजेस होने की वजह से वो डिस्कम्फर्ट में आ जाएगा या उसको हो जाएगी दिक्कत। अवॉइड विजुअल्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं कि विजुअल्स में दिक्कत होगी, विजुअल्स दिखा सकते हो। क्रिएट ओवर स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट्स, नहीं ये तो उल्टा हो जाएगा। ओवर स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट नहीं होना चाहिए कि इतना डिस्ट्रैक्शन है एनवायरमेंट में, उसके लिए क्लीन नीट एनवायरमेंट ही चाहिए। रोज रोज एनवायरमेंट नहीं बदलना है, एक स्टेबल एनवायरमेंट देना है। तो प्रिडिक्टेबल रूटीन्स अगर होंगे कि उस सेम टाइम पे आप सारी चीजें कराते हो सेम तरीके से, तो बच्चे के लिए अच्छा है, ऑटिस्टिक बच्चे के लिए। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है गिफ्टेड लर्नर्स नीड, यानी प्रतिभाशाली बच्चों को क्या जरूरत पड़ती है। देखिए 5 नंबर का आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है और कम से कम भी 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे आज। देखिएगा गिफ्टेड लर्नर्स आर, गिफ्टेड बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं। अब ये 3 तरह से गिफ्टेड हो सकते हैं। इंटेलेक्चुअली ब्राइट जो फर्स्ट आते हैं, आईक्यू ज्यादा है, दूसरा टैलेंटेड और तीसरा क्रिएटिव।
तीनों ही बच्चे गिफ्टेड हैं भाई, सचिन तेंदुलकर भी गिफ्टेड हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी गिफ्टेड हैं, है ना, और MF हुसैन भी गिफ्टेड हैं जो पेंटिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो मोर होमवर्क नहीं, गिफ्टेड बच्चों को मोर होमवर्क देने से बोर हो जाएगा, वो सेम चीज दोगे तो, और ये रट्टाफिकेशन है। फास्टर सिलेबस कंप्लीशन नहीं। एनरिचमेंट एंड ओपन एंडेड टास्क, यस, इसमें बच्चा चैलेंज महसूस करेगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग, हॉट्स वाले सवाल आप देते हो, है ना, ताकि बच्चा, क्योंकि उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो ज्यादा है, तो मेंटल एबिलिटी ज्यादा है तो चैलेंजिंग टास्क आपको देने होंगे, नहीं तो वो बोर्ड महसूस करेगा। एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, एक्स्ट्रा संवर्धन वाले प्रोग्राम्स जिनमें आप देखते हैं ओलंपियाड में जा रहे हैं गिफ्टेड बच्चे, है ना, या फिर एक्सेलरेशन का प्रयोग करते हो कई बार कि अगर बच्चा एक साल में 2 क्लास करा दी, वो सब स्ट्रेटजीज गिफ्टेड बच्चे के लिए होती हैं। ऑटोमेटिक हाई ग्रेड्स कुछ नहीं होता, अपने आप थोड़ी कि अच्छे नंबर दे दो गिफ्टेड बच्चे को, अपने आप ही स्वतः उच्च अंक, अगर ठीक से नहीं मिल पाया माहौल तो हो सकता है वो उतना परफॉर्म भी ना कर पाए जितना कर सकता था। अ रिफ्लेक्टिव टीचर रिस्पॉन्ड्स टू स्टूडेंट फेलियर, एक टीचर जो चिंतनशील है, जो रिफ्लेक्ट करता है, जो अपनी स्ट्रेटजीज पे सोचता है कहाँ कमी रह गई, तो बच्चे के फेल होने पे वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, बच्चे के फेल होने पे वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, फटाफट से बताना है आपको। तो लेबल करके, लेबल करना एकदम बच्चे के पक्ष में है ही नहीं, जो ऑप्शन बच्चे के पक्ष में होगा उसके साथ जाएंगे हम। तो रिफ्लेक्टिव टीचर तो अच्छा टीचर है क्योंकि वो चिंतन मनन करता है, आप रिव्यू करता है अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को, अपने मेथड्स को, है ना। रिफ्लेक्ट करना मतलब चिंतन करना, प्रकाश डालना अपनी ही नीतियों पे, अपने ही इवैल्यूएशन के तरीकों पे, अपने ही टीचिंग मेथड्स पे, अपने ही कंटेंट पे। तो शिक्षण रणनीतियों की समीक्षा करेगा एक रिफ्लेक्टिव टीचर। पनिशमेंट बढ़ा दो, IQ टेस्ट ले लो, IQ टेस्ट कोई बहुत अच्छा तरीका है नहीं कि आप बच्चे की इंप्रूवमेंट, ये तो आप फिर IQ पे डाल रहे हो कि भैया फेल हो रहा है तो इसका मतलब IQ है रीजन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म व्यूज लर्नर्स एज, रचनावाद कैसे देखता है। अब जब रचनावाद का सवाल है ना, कई बार होता है कि प्याज वाइगोत्स्की डायरेक्ट ना देके रचनावाद के 2 सवाल डाल देगा, हालांकि प्याज वाइगोत्स्की से भी एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये भी सेम ही फील्ड है। फिर अगर रचनावाद दिख रहा है इसका मतलब वही बात हो रही है। रचनावाद के अनुसार शिक्षण अधिगम क्या है, या अधिगम क्या है, बेसिकली शिक्षार्थी होते हैं, लर्नर्स कैसे होते हैं, पैसिव। कंस्ट्रक्टिविज्म जिसका नाम ही है रचनावाद, तो बच्चे को तो एक्टिव रखेगा, कंस्ट्रक्ट करने की बात करेगा, एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, पैसिव नहीं हो सकते। रचनावाद के सारे सवाल प्याजे वाइगोत्स्की को ध्यान में रख के सॉल्व हो जाएंगे, निष्क्रिय नहीं होगा बच्चा, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज होगा, यस, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, लिटिल साइंटिस्ट। कंडीशनड रिस्पॉन्डर्स होंगे, एम्प्टी वेसल्स, खाली बर्तन होंगे, नहीं, खाली बर्तन जो है वो बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद बात करता है, ना कि रचनावाद। कंडीशनिंग की बात व्यवहारवाद ही करता है। 95% लोग सही जवाब यहाँ पे दे ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, विच क्वेश्चन प्रमोट्स दी हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग, या सबसे ज्यादा दिमाग किस प्रश्न में लगेगा। तो ये एक सवाल तो इस तरह का आता ही है कि एनालिटिकल थिंकिंग वाला प्रश्न पहचान लो, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला प्रश्न पहचान लो, है ना। हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग कहाँ पे लगेगी, इन 4 सवालों में से, 4 ऑप्शन में से। डिफाइन एडोलेसेंस, किशोरावस्था को परिभाषित करो, कर दोगे परिभाषित, डिफाइन ही तो करना है, डेफिनेशन है, रिकॉल बेस्ड है, इसमें कौन सा हायर लेवल थिंकिंग लग गई, या तो आपको पता होगा या तो नहीं पता होगा, तो इसमें हायर लेवल थिंकिंग तो मुझे लगती हुई नजर नहीं आ रही। लिस्ट फीचर्स ऑफ एडोलेसेंस, यानी विशेषताएं बता दो एडोलेसेंस की, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ डिफाइन नाउन भी आ सकता था, वो आपका जो लेवल है, लेवल 1 है तो उस तरह का सवाल आ जाएगा, लेवल 2 है तो उस तरह का नाउन लिख देगा, कुछ भी, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लिस्ट फीचर्स ऑफ एडोलेसेंस की विशेषताएं बताओ नाउन की, संज्ञा की, तो इसमें कौन सा आपने हायर ऑर्डर थिंकिंग लगा दी, जो याद किया होगा, जो पता होगा वो बता दिया। व्हाई डू एडोलेसेंट्स टेक रिस्क्स, यहाँ पे वाई वाले सवाल जो होते हैं वो 99% केस में सही होते हैं, क्योंकि अब आपको क्यों पे सोचना है, जवाब पहले से नहीं है, व्हाट व्हेन नहीं है, वाई है। तो वाई वाला जो जवाब है वो हमेशा एनालिटिकल थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग में ज्यादा आपको इन्वॉल्व करता है। तो किशोर जोखिम क्यों उठाते हैं भाई, ये एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स जो हैं ऐसे ऐसे रिस्क ले लेते हैं, इनको लगता है कुछ होगा ही नहीं मुझे तो, क्योंकि वो एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म होता है एक हद तक, जहां इनको लगता है मैं तो इतना स्पेशल हूं, अपनी पर्सनल फेबल्स हैं, अपना एक इमेजिनरी ऑडियंस है, जहां इनको लगता है सारी दुनिया का ध्यान मेरे पे, मैं हूं दुनिया का सेंटर। नेम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये तो नेम करना है तो रिकॉल बेस्ड है, इसी में सोचने पे जोर पड़ेगा, थिंकिंग प्रोसेस थर्ड ऑप्शन में ही जागेगी, जो कि आप 70% लोग ही सही जवाब दे पा रहे हैं, जबकि इतना आसान सवाल है, बस थोड़ा सा एडोलेसेंस लगा दिया तो आप घबरा गए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, असर्शन क्या है, इंक्लूसिव क्लासरूम्स रिक्वायर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित अनुदेशन की आवश्यकता पड़ती है समावेशी क्लासरूम्स में। खुद सोचो, रीजन क्या दिया है इसका, इक्विटी मींस रिस्पॉन्डिंग टू लर्नर डाइवर्सिटी, यानी इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जो लर्नर डाइवर्सिटी है उसका रिस्पॉन्स में आपको बिहेव करना है, बच्चे की नीड के हिसाब से विविध तरीके अपनाने हैं। दोनों ही बातें सही हैं कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और इक्विटी का आप ध्यान रखते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में कि नीड के अकॉर्डिंग वेरिंग डिफिकल्टी लेवल, सिर्फ एक ही डिफिकल्टी लेवल पे नहीं पढ़ा रहे हैं, इजी क्वेश्चन भी है, मॉडरेट भी है, डिफिकल्ट भी है, तो हर बच्चे को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग मेथड्स अपना रहे हैं, एक ही मेथड से नहीं पढ़ा दे रहे हैं पूरी क्लास को। तो बोथ ट्रू
ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 83% लोग सही जवाब भी दे रहे हैं। ठीक है, इसके साथ तो फिर इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन को ज्यादा रहता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, विच क्लासरूम प्रैक्टिस मोस्ट इफेक्टिवली प्रमोट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा पे 2 सवाल आ जाते हैं। ये दूसरा सवाल है, कौन सी कक्षा रणनीति आंतरिक प्रेरणा को सबसे अधिक बढ़ावा देती है। वीकली रैंक लिस्ट निकाल दो, टेस्ट कराओ, तो ये इंट्रिंसिक को नहीं एक्सट्रिंसिक को बढ़ावा दे रही है। ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन, रीजन बाहर है ना, बाहर क्या है, नंबर या रैंक। रिवॉर्ड, ये भी रीजन बाहर है तो एक्सटर्नल हो गया, तो ये भी हटा और ये भी हटा, इंटरनल चाहिए हमको। ऑटोनॉमी एंड मीनिंगफुल लर्निंग, हाँ इसका रीजन बाहर नहीं है, स्वायत्ता, बच्चे का इंडिपेंडेंस, और मीनिंगफुल लर्निंग जो उसके लिए मीनिंगफुल हो, जैसे जिसमें उसको क्यूरियोसिटी हो, जिज्ञासा हो, वो सीख रहा है, सही लग रहा है। बार बार तुलना करना, कंपैरिजन, ये तो बाहरी रीजन है कि फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, 93% लोग, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस मोस्ट इफेक्टिवली सपोर्ट्स सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट थ्रू पीयर इंटरेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा प्रथा सहपाठी संपर्क के माध्यम से सामाजिक भावनात्मक विकास को सबसे अधिक बढ़ावा देती है। यानी बच्चे का सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, समाज में यानी लोगों में, ग्रुप में अच्छा कर पाने का, एक दूसरे को समझ पाने की क्षमता पीयर इंटरेक्शन के थ्रू, अपने साथियों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, पीयर्स मतलब उसकी सेम एज के लोग हैं, अपने दोस्तों के साथ बेहतर हो पाएगा। कब? तो थर्ड ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। बच्चा जहां एक्टिव है वो बात सही है। इंडिविजुअल सीट वर्क विद मिनिमम इंटरेक्शन का मौका ही नहीं दोगे तो कहां से सोशल डेवलपमेंट होगा, सिंपल है ना बात। फिर अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटेटिव रैंकिंग एंड कंपैरिजन की, रैंक और कंपैरिजन से सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा, अलग थलग कर दोगे आप। स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेटिव ग्रुप एक्टिविटीज, ये बात सही है कि आप बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज का जब मौका देंगे तो उसका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होगा। ये वाइगॉत्स्की में भी हम पढ़ते हैं कि वाइगॉत्स्की कह रहे हैं ग्रुप एक्टिविटीज कराओ, बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है ना। टीचर लेड लेक्चर्स ओनली, नहीं ये गलत हो जाएगा कि सिर्फ लेक्चर जो है टीचर के द्वारा, ये टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे और 96% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की लर्निंग विद इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। जेडपीडी के अंदर जो संभावित विकास का क्षेत्र है जहां बच्चा सीख सकता है यदि मदद मिल जाए, तो कौन सा इफेक्टिव आंसर होगा। लर्नर्स परफॉर्म टास्क एंटायरली इंडिपेंडेंटली, नहीं हेल्प के साथ। टास्क आर फार बियॉन्ड द लर्नर्स कैपेबिलिटी, अगर बच्चे की रीच से बहुत ज्यादा दूर के सवाल हो गए कि आपकी पहली क्लास है और मैं सबसे मुश्किल टॉपिक पे आपको सवाल दे दूं, तो ये रीच से बहुत दूर जाने वाली बात हो जाएगी कि पहला मॉक टेस्ट और इतने मुश्किल सारे क्वेश्चन दे दिए कि ना तो सारे क्वेश्चन मुश्किल पेपर में आ सकते हैं, लेकिन दे दिए, मन है हमारा फार बियॉन्ड जाएंगे, तो ये भी कोई बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है जेडपीडी में सीखने का। गाइडेंस इज ग्रेजुअली विथड्रॉन एज कॉम्पिटेंस इंक्रीजेस, बच्चे की जैसे जैसे क्षमता बढ़ती जाती है गाइडेंस को हटा लिया जाता है। टेम्परेरी हेल्प है ना, क्योंकि पेपर तो आप खुद दे के आएंगे, तो प्रैक्टिस हो गई इनफ। जब हमें लग रहा है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, चलो भाई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे फिर। रेपिटेशन एंड ड्रिल, ये तो इसमें तो रट्टाफिकेशन है, तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। 82% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। स्कैप फोल्डिंग, और धीरे धीरे स्कैप फोल्डिंग टेम्परेरी मदद हटा ली जाती है जैसे जैसे बच्चा स्वयं से चीजें करने लगता है। जब आप साइकिल चलाना सीख जाएंगे तो पीछे से जो व्यक्ति पकड़ के भागता था वो नहीं भागेगा, अब आपको जरूरत नहीं है मदद की। पहले तो मम्मी पापा साथ में पकड़ के उंगली चलना सिखाते हैं ना, फिर हमेशा थोड़ी पकड़ के चलते रहते हैं उंगली, तो वो सपोर्ट हटा लिया जब आप खुद से करने लग गए चीजें। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक असेसमेंट। यानी डायनेमिक असेसमेंट, या फिर मैं कहूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भाषा में 360 डिग्री आकलन की जब हम बात कर रहे हैं, या गतिशील मूल्यांकन की, यानी बच्चे का असेसमेंट बच्चा खुद भी करे, यानी सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट उसके साथी समूह भी करे, और टीचर असेसमेंट, तो ये डायनेमिक बन जाएगा, फ्लेक्सिबल बन जाएगा। तो एनुअल एग्जाम तो सिर्फ टीचर ही कर रहा है असेस। डायग्नोस्टिक टेस्ट विद मीडिएशन, हाँ यहां पे फिर भी हमें समझ आ रहा है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो जाएगा आपका, एंट्रेंस टेस्ट नहीं। डायग्नोस्टिक टेस्ट विद मीडिएशन यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट विद रेमेडियल टीचिंग, कि डायग्नोस किया कहां समस्या है और फिर रेमेडी दी जहां जरूरत पड़ रही है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है सवाल को। तो 80% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, विच क्लासरूम सिचुएशन मोस्ट एप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट्स डिस्कवरी लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय ब्रूनर। ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है बट पूछा जा सकता है, बेस्ड है इस पे चीजें, ठीक है ना। ब्रूनर वही व्यक्ति जिन्होंने एक्चुअल में स्कैप फोल्डिंग दी थी जिसको वाइगॉत्स्की ने यूज किया। ब्रूनर की थियोरी है जिसमें एनएक्टिव लर्निंग, ये शायद आया भी है पिछली बार नहीं तो उससे पहले, मतलब आया हुआ है ब्रूनर पे एक क्वेश्चन। तो ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग स्पाइरल करिकुलम के कैसे प्रीवियस नॉलेज से नेक्स्ट नॉलेज जुड़ी हुई होती है, कैसे आप 6th क्लास में जो पढ़ते हैं वो 7th में और कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ये स्पाइरल करिकुलम है ना। वर्तुलाकार पाठ्यचर्या है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं हम, पहले कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं पढ़ाए जाते, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाया जाता है। डिस्कवरी लर्निंग बच्चा खोज करके सीखता है, ये भी ब्रूनर कहते हैं। और इन्होंने 3 स्टेजेस भी दी हैं
जिसकी बात अगर हम यहाँ करना चाहें, जो कि कर लेते हैं, पूछ लेता है 1 नंबर में, है ना। तो ये है आपका इनएक्टिव लर्निंग। इनएक्टिव लर्निंग एज इसमें मैटर नहीं करती, मतलब दी हुई है वैसे उन्होंने। इनएक्टिव लर्निंग फिर है आपका इमेजिनेशन से रिलेटेड कुछ, तो इसको बोलते हैं ग्राफिक और समथिंग, एक बार याद आ रहा हो तो बताना मुझे। और लास्ट है आपकी सिंबॉलिक स्टेज। बीच वाला याद आ रहा है, सेकंड आइकॉनिक, राइट, इमेज नहीं आइकॉनिक, मतलब वही है उसका, आइकॉनिक का, आइकॉनिक स्टेज। और इनएक्टिव में बच्चा एक्टिवली फिजिकल एक्टिविटी, आप देखते हैं बचपन में वो हर चीज को, उसको आप पेन दोगे, कोई खिलौना भी दोगे तो कुछ एक्टिविटी करेगा उसके साथ, खोल के देखेगा, तोड़ के देखेगा, सकिंग यानी मुंह में डाल के देख लेगा, तो वो इनएक्टिव लर्निंग है कि उसको हर चीज पे एक्टिविटी करके ही सीखेगा। आइकॉनिक में वो इमेजेस के थ्रू देख के सीखने लग जाएगा कि ए फॉर एप्पल बना हुआ है, तो इमेज के थ्रू उसको चीजें याद रहती हैं। अब जब वो ए फॉर एप्पल, इस एप्पल को, एप्पल तो उसको आइकॉन में दिख रहा है यानी इमेज में दिख रहा है, सिंबल का इस्तेमाल करके कि ए फॉर एप्पल, अब इसके साथ जोड़ करके सीखने लगा, तो ये सिंबॉलिक थॉट है और ये जीवन भर चलते हैं तीनों। ये ब्रूनर ने इसकी बात की है। डिस्कवरी लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप फटाफट से बताएंगे। 85% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। टीचर एक्सप्लेन्स द रूल एंड स्टूडेंट प्रैक्टिस। नहीं, बच्चे को तो एक्टिव रखेंगे ना ब्रूनर। डिस्कवरी लर्निंग का मतलब ये डिस्कवर कर सके बच्चा, एक्सप्लोर कर सके, है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक्सप्लोर मटेरियल्स, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड डेराइव रूल्स। यहाँ बच्चे एक्टिव लग रहे हैं हमें, बाकी के ऑप्शन भी तलाश करने हैं। मेमोराइज करना नहीं, रटने पे, या टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स एंड स्टूडेंट इमिटेट, नकल करना नहीं, एक ही ऑप्शन बच्चा एक्टिव है। विद्यार्थी सामग्री का अन्वेषण करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तब किसी एक रूल तक डिस्कवर करके पहुंच पाएंगे, एक पैटर्न को तलाशते हुए। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। अ साइकोलॉजिकली सेफ क्लासरूम या इमोशनली सेफ क्लासरूम, सामवेगिक या मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित महसूस कर रहा है बच्चा जिस क्लास में, इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन, क्या संभावित परिणाम होगा ऐसे क्लासरूम का जहां बच्चे कंफर्टेबल हैं, अपनी बात कह पाते हैं, टीचर से डर के नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से सीख रहे हैं, जॉय ऑफ लर्निंग हो रहा है। क्या परिणाम होगा, बच्चा अच्छा सीखेगा। इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन टीचर अप्रूवल, नहीं। इंडिपेंडेंट थिंकिंग विकसित होगी। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, नहीं। विलिंगनेस टू आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्रेस आइडियाज, हाँ, कि वो बहुत सारे सवाल बच्चे जो है पूछ पाएंगे यदि खौफ में नहीं है। जिस टीचर से बहुत ज्यादा डरते हैं कैसे सवाल पूछेंगे। और अपने आप को व्यक्त करने की तत्परता रहेगी, जो सीखा होगा वो एक्सप्रेस करेंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे, भाई मैं ट्रिप पे गया था, छुट्टियों में ये हुआ था, तो वो एक्सप्लेन करेंगे। एक्सेसिव कंपटीशन नहीं, बच्चा एक्टिव रहेगा यहाँ पे क्योंकि खौफ नहीं है टीचर का, सेफ महसूस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, और ये कंस्ट्रक्टिविज्म में ऐसी क्लासरूम बनेगी, फैसिलिटेटर होगा जहां टीचर। क्वेश्चन नंबर 30 आज का आखिरी सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स बेस्ट इंडिकेट्स अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर, यानी वो बच्चा जो सेल्फ डायरेक्शन दे पाता है, मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज, परासंज्ञान का इस्तेमाल कर पाता है। कौन सा एक ऑप्शन से आप पहचान पाएंगे कि निम्न में से कौन सा व्यवहार स्वनिर्देशित शिक्षार्थी को सबसे अच्छे रूप में दर्शाता है। तो फॉलोइंग टीचर इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली एज गिवन, जैसे टीचर से निर्देश मिले हैं वही आगे फॉलो करना है। सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ डायरेक्टेड तो खुद को दिशा देगा, ये तो टीचर से पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, तो ये तो नहीं होगा, डिपेंडेंट हो गया ये तो। मॉनिटरिंग वंस अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टिंग स्ट्रेटजीज, खुद वो कैसे चीजें समझता है, इस बात की निगरानी करना, इस बात को मॉनिटर करना और फिर दिशा दे पाना, अपने मेथड्स को अपनाना कि भाई ये वाले सवालों में मुझे दिक्कत होती है तो इस टॉपिक को क्लियर कर लेता हूँ, यूट्यूब से सर्च कर लेता हूँ, अच्छा प्याजी की थियरी पढ़ लेता हूँ लेट्स लर्न पे। तो ये सेल्फ डायरेक्ट कर रहे हो आप खुद को, मुझे थोड़ी पता चलेगा कि आप कहाँ दिक्कत है, वो तो आपको भी पहचाननी है। मैं तो क्वेश्चन से आइडिया लगा करके जहां आप ज्यादा अटकते हो उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, लेकिन हर एक इंडिविजुअल को ज्यादा पता होगा कि वो कैसे सीख रहा है। कंप्लीटिंग टास्क फास्टर देन पीयर्स, भाई ऑफलाइन में तो फिर भी पता रहता है, नहीं इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट कर दो दूसरों से जल्दी काम, तो वो बहुत सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो गई। गला काट कंपटीशन को या प्रतिस्पर्धा को आपको बढ़ावा नहीं देना है, कट थ्रोट कंपटीशन को। हाई स्कोर लाना, ये सब कोई बहुत बच्चे की फेवर वाली बातें नहीं है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव या थिंकिंग प्रोसेस, बच्चे का दिमाग जहां सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होगा, बच्चा जहां सबसे ज्यादा सोचे, सबसे ज्यादा एक्टिव हो, वो ऑप्शन बेस्ट होता है पेडागोजी में। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए? 30 आउट ऑफ 30 भी आज तो आने चाहिए। एक ये